गरीब बहू के ससुराल आई भुक्कड़ सहेली। दोस्तों, तुम सब आ रहे हो शाम को मेरी बर्थडे पार्टी में? हाँ मोहिनी, लेकिन कौन कौन आ रहा है? ज्यादा लोग नहीं है, तुम, राज और आनंदी। मोहिनी, तुमने नीलम को नहीं बुलाया? आनंदी, तुम तो जानती हो ना वो कितनी बड़ी भुक्कड़ है। अगर उसे मैंने अपनी बर्थडे पार्टी में बुला लिया तो पार्टी का सारा खाना खा जाएगी। ये बात तो तुमने ठीक ही कही, वो है ही भुक्कड़। तुम्हें लास्ट टाइम की पार्टी याद नहीं, कैसे उसने नील की बर्थडे पार्टी का सारा खाना खुद अकेले खा लिया था। बेचारे नील को दोबारा सारा खाना ऑर्डर करना पड़ा था। अच्छा हुआ तुमने नीलम को अपनी बर्थडे पार्टी के बारे में नहीं बताया। आनंदी नीलम की बहुत अच्छी दोस्त होती है। अपने दोस्त के बारे में ऐसा सुनकर आनंदी को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अरे आनंदी, तुम यहाँ बैठी हो, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? किस चीज के लिए रेडी होना है? अरे तुम्हें याद नहीं, आज मोहिनी की बर्थडे पार्टी है, जल्दी से रेडी हो जाओ वरना हम लेट हो जाएंगे। उसने तुम्हें बुलाया है अपनी पार्टी में, इसमें बुलाने जैसा क्या है? हम सब दोस्त हैं और दोस्त को इनवाइट नहीं किया करते, दोस्त खुद ही जाते हैं। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ वरना मैं अकेली चली जाऊंगी। आनंदी को उसके दोस्त की कही हुई बातें याद आ जाती हैं, लेकिन नीलम को बुरा ना लगे इसलिए वो उसे कुछ नहीं बताती है। आनंदी जल्दी से रेडी होती है और मोहिनी की बर्थडे पार्टी के लिए निकल जाती है। मोहिनी जैसे ही अपनी पार्टी में नीलम को देखती है, मोहिनी के साथ साथ उसके सारे दोस्त हैरान हो जाते हैं। अरे मोहिनी, तुमने नीलम को अपने बर्थडे पार्टी में क्यों बुला लिया? अरे तुम तो जानती हो ना वो कितनी बड़ी भुक्कड़ है। मैंने इसे नहीं बुलाया, लगता है किसी ने इसको मेरी बर्थडे पार्टी के बारे में बता दिया। ओह गॉड, अब नीलम सारा का सारा खाना खा जाएगी। आनंदी, वो देखो सारा पार्टी का खाना उस साइड है। मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, मैं तो चली खाना खाने, तुम भी थोड़ी देर में आ जाना, ठीक है? इतना कहकर नीलम खाना खाने के लिए चली जाती है। देखते ही देखते नीलम कुछ ही देर में पार्टी का सारा खाना खा जाती है। नीलम को ऐसा खाता देख नीलम के सारे दोस्तों को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, देखा मोहिनी, कैसे इसने कुछ ही देर में पार्टी का सारा खाना खत्म कर दिया। अब हम लोग क्या खाएंगे? इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये पार्टी में आए। अपनी दोस्त के बारे में ऐसा सुनकर आनंदी को बहुत बुरा लगता है और वो किसी को बिना कुछ बताए वहां से वापस आ जाती है। आनंदी के पीछे पीछे नीलम भी पार्टी से वापस आ जाती है। क्या हुआ आनंदी, तुम पार्टी से बिना कुछ किसी से कहे वापस क्यों आ गई? तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में और उल्टा नहीं सुन सकती थी, इसलिए मैं बिना किसी से कुछ कहे पार्टी से वापस आ गई। नीलम, तुम इतना क्यों खाती हो कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं? पता है ना, अगर तुम ऐसे ही खाते रहोगी तो तुम्हारा हेल्थ पर कितना बुरा इफेक्ट पड़ेगा। इन चीजों का इतना खाना हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लोग मुझे कुछ भी कहें, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और तुम ही देखो ना, मैं जितना भी खाना खा लूं मेरा वेट तो बढ़ता ही नहीं है, तो मुझे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। नीलम, एक दिन तुम्हारी ये आदत से तुम बहुत पछताओगी। आनंदी के समझाने पर भी नीलम अपने खाने पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और नीलम, आनंदी का कॉलेज भी कंप्लीट हो जाता है। आनंदी एक गरीब परिवार से होती है, जिस वजह से कॉलेज कंप्लीट होने के बाद आनंदी के माँ बाप उसकी शादी करा देते हैं। सुनिए जी, घर का राशन खत्म हो गया है, माँ जी पिताजी को रोटी देने का समय भी हो गया है, आप जरा जाकर दुकान से राशन ले आइए। लेकिन आनंदी, मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए हैं, इसमें कितने ही दिन का राशन आ पाएगा? जितने दिन का भी आए आप ले आइए, लेकिन आगे के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आनंदी, तुम फिक्र मत करो, मैंने एक नई जगह काम के लिए बात की है। अगर मेरी उस जगह नौकरी लग गई तो तुम देखना कैसे हमारी सारी परेशानी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप जाकर अब जल्दी से राशन ले आइए, माँ पिताजी को दवाई भी देनी है। आरव जल्दी से जाता है और दुकान से राशन लेकर आता है, जिसके बाद आनंदी जल्दी से सबके लिए खाना बनाती है और सारा परिवार मिलकर खाना खाता है। ऐसे ही समय बीतता रहता है कि एक दिन, हे भगवान, कितने सारे कपड़े हो गए, चलो आज मैं सबसे पहले इन कपड़ों को ही धोती हूँ। आनंदी अपने आंगन में बैठकर कपड़े धो रही थी कि तभी आनंदी की सहेली नीलम आनंदी के पास आती है। नीलम को देखकर आनंदी बहुत हैरान हो जाती है। नीलम, तुम यहाँ, वो भी ऐसे अचानक? आनंदी, यहीं पास में एक शादी थी तो मैं उसे अटेंड करने के लिए आ गई थी। मैं यहाँ से जा रही थी कि अचानक मुझे तू दिखाई दी। कितना टाइम हो गया ना हम दोनों को मिले हुए, तुम्हारी शादी के बाद तो हम मिल ही नहीं पाए। अरे आनंदी बहू, ये कौन है? माँ जी, ये मेरी बहुत अच्छी और पुरानी दोस्त है, इसका नाम है नीलम। हम बहुत समय के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो क्या अपने दोस्त को बाहर ही खड़ा करोगी या अंदर भी बुलाओगी? आओ बेटा, अंदर आओ। आस्था और आनंदी नीलम को घर के अंदर लेकर आ जाते हैं, जिसके बाद नीलम और आनंदी बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। काफी समय बीतने के बाद नीलम वापस घर जाने के लिए आनंदी से बोलती है, आनंदी काफी टाइम हो गया, अब मुझे निकलना चाहिए वरना मैं घर जाने के लिए लेट हो जाऊंगी। अरे बेटा, ऐसे कैसे, तुमने तो कुछ भी खाया ही नहीं। आनंदी बहू, चलो जल्दी से अब सबके लिए खाना बना दो। बेटा, तुम खाना खाने के बाद ही जाओगी।
अपने ससुर की बात सुनकर आनंदी डर जाती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? नीलम का खाना तो मेरे ससुराल वाले जानते ही नहीं है। अगर नीलम ने अपने तरीके से ही खाना खाया तो नीलम की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। बहू, क्या सोच रही हो? जाओ जल्दी से खाना बनाओ। आनंदी जल्दी से किचन में जाती है और सबके लिए खाना बनाती। खाना बनाने के बाद आनंदी सबको खाना परोसती है। खाना परोसते ही नीलम खाने पर भुक्कड़ों की तरह टूट पड़ती है और देखते ही देखते सारा का सारा खाना खा जाती है। नीलम को ऐसे भुक्कड़ों की तरह खाना खाता देख आनंदी के सास ससुर और पति हैरान रह जाते हैं। आनंदी बहू, तेरी दोस्त इंसान है या राक्षस? देख तो जरा ये कैसे खाना खा रही है, ऐसा लग रहा है जन्मों से खाना ना मिला हो। अरे इसने तो सारा का सारा खाना खत्म कर दिया, अब हम सब लोग क्या खाएंगे? अपनी सहेली के बारे में ऐसे सुन आनंदी को बहुत बुरा लगता है। आनंदी, मुझे चलना चाहिए वरना बहुत लेट हो जाएगा। नीलम जैसे ही घर जाने के लिए बाहर निकलती वैसे ही नीलम के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। नीलम को दर्द में तड़पता देख आनंदी का सारा परिवार नीलम को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर नीलम का चेकअप करते हैं। डॉक्टर, क्या हुआ? नीलम को उसके पेट में अचानक दर्द क्यों होने लगा था? देखिए, हमने उनका चेकअप कर लिया है और रिपोर्ट भी आ गई हैं। रिपोर्ट से पता चला है कि ओवर ईटिंग की वजह से इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्फेक्शन हो गया है और अब इन्हें शुगर की भी प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर की बात सुनकर आनंदी हैरान रह जाती है और वो जल्दी से नीलम से मिलने के लिए उसके पास जाती है, जहां वो देखती है कि नीलम रो रही होती है। आनंदी, देखो ना, डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि मुझे शुगर हो गया, अब मैं क्या करूंगी? नीलम, इसीलिए मैं तुमसे कहती थी कि ज्यादा खाना मत खाया करो। ज्यादा खाना खाने से हमारी बॉडी पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। अब देखो, हो गई ना तुम्हें शुगर की प्रॉब्लम, अब तुम्हें लाइफ टाइम इसके लिए मेडिसिन लेनी पड़ेगी, तभी तुम ठीक रहोगी। आनंदी, मुझे माफ कर देना, अगर मैं तुम्हारी बात मान लेती तो आज मेरी ऐसी हालत ना होती। मुझे माफ कर दो आनंदी, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब नीलम को अपनी गलती की सजा मिल चुकी थी, जिसके बाद नीलम अब बिल्कुल सुधर जाती है और अपनी डाइट पर अच्छे से ध्यान देती है। पल्लवी अपने ससुराल वालों के साथ एक छोटे से मकान में रहती थी। पल्लवी का ससुराल गरीब होता है, जिस वजह से परिवार में रह रहे हर एक सदस्य को गरीबी की वजह से कोई ना कोई परेशानी रहती है। परिवार में गरीबी होने के बावजूद भी सब में बहुत प्यार होता है, लेकिन पल्लवी की जेठानी मधु पल्लवी को उसके काले रंग की वजह से बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, जिस वजह से वो हमेशा पल्लवी से ही घर के सारे काम कराया करती थी और उसे उसके काले रंग की वजह से ताने दिया करती थी। ये क्या, शाम होने को हो आई है लेकिन अभी तक तो चूल्हे पर कढ़ाई ही नहीं चढ़ी है। चूल्हा यूं का यूं ठंडा पड़ा हुआ है। पल्लवी बहू, ओ पल्लवी बहू, आज खाना नहीं बनेगा क्या? माँ जी, मैं तो बाहर आंगन में बैठकर कपड़े धो रही थी, समय का पता ही नहीं चला। लेकिन ये मधु बहू कहाँ है? पता नहीं माँ जी, मधु भाभी कहाँ है? पता नहीं ये कहाँ गायब हो जाती है। घर का काम काज तो इसे करना होता नहीं है, पूरा दिन कहीं ना कहीं गायब रहती है। बहू, एक काम कर, तू ही आज का खाना बना दे, मेरी तो कमर में ही बड़ा दर्द हो रहा है। अगर मैं बैठ गई तो उठ नहीं पाऊंगी। ठीक है माँ जी, मैं अभी सबके लिए खाना बना देती हूँ। पल्लवी चूल्हे के पास जाती है, लेकिन पल्लवी को सब्जी बनाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। अरे ये क्या, सब्जी तो खत्म हो गई है और घर में तो पैसे भी नहीं है कि मैं मंडी जाकर सब्जी ले आऊं। एक काम करती हूँ, लस्सी रखी हुई है, इसकी ही कढ़ी बना देती हूँ और साथ में चावल बना देती हूँ। कढ़ी चावल खाए हुए भी सबको बहुत समय हो गया है। पल्लवी जल्दी से सबके लिए कढ़ी चावल बना देती है, जिसके बाद सारा परिवार खाना खाने के लिए बैठता है कि तभी मधु भी खाना खाने के लिए आ जाती है। आ गई महारानी, तुझे पूरा दिन इधर से उधर भागने के सिवा कुछ और काम नहीं है। जब देखो इधर से उधर मंडराती रहती है। कभी पल्लवी बहू का किसी काम में हाथ बटा लिया कर, काम को जरा हाथ लगा लेगी तो तेरा रंग काला नहीं हो जाएगा। माँ जी, जब पल्लवी है तो मैं क्यों इतनी भरी गर्मी में काम करूंगी? और वैसे भी पल्लवी काली है, अगर ये धूप में काम कर भी लेगी तो उसके रंग पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मधु, तेरा कुछ नहीं हो सकता है, सुधर जा वरना एक दिन तू बहुत पछताएगी। अच्छा, अब आप इस कल्लो माई के लिए मुझे सुनाएंगी? याद करिए, जब देवर जी की शादी नहीं हुई थी तो मैं ही पूरे घर को संभालती थी। इसका मतलब ये नहीं कि अब तू एक भी काम को हाथ नहीं लगाएगी। मधु आंचल की बात का जवाब नहीं देती और मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है, जिसके बाद सारा परिवार पल्लवी के हाथों के बने हुए कढ़ी चावल को खाता है। पल्लवी के हाथ की कढ़ी चावल सबको बहुत ज्यादा पसंद आती है, जिसके बाद सारा परिवार पल्लवी की तारीफ करता है। अरे बहू, कढ़ी चावल तो बहुत ही अच्छे बने हैं, आज से पहले मैंने इतने अच्छे कढ़ी चावल कभी नहीं खाए। पल्लवी, तुम बहुत अच्छे कढ़ी चावल बनाती हो, क्यों ना तुम कढ़ी चावल का स्टॉल खोलो। अगर तुमने एक बार कढ़ी चावल का स्टॉल खोल लिया ना तो देखना, कोई भी कढ़ी चावल खाने के लिए कहीं और नहीं जाएगा, सब तुम्हारे पास ही आएंगे।
आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कढ़ी चावल का स्टॉल खोलने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए और हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, तो बिना पैसों के हम कढ़ी चावल का स्टॉल कैसे खोलेंगे? पल्लवी का जवाब सुनकर सारा परिवार चुप हो जाता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं कि एक दिन अचानक पल्लवी के पति माधव का एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने की वजह से माधव का एक हाथ टूट जाता है और उसके हाथों में प्लास्टर चढ़ जाता है। प्लास्टर चढ़ने की वजह से अब कई महीनों तक माधव कोई काम नहीं कर सकता था। हे भगवान, हम लोगों पर क्या पहले से कोई कम मुसीबत थी जो तूने मेरा ये हाल कर दिया? अब मेरा परिवार क्या खाएगा? आप फिक्र मत करिए, हम कुछ न कुछ इंतजाम कर लेंगे। लेकिन कैसे बहू? मधु बहू की बातों में आकर मेघ घर में एक पैसा भी नहीं देता और सारा पैसा ले जाकर अपनी पत्नी के हाथों में रख देता है। अब हम लोग क्या करेंगे? माँ जी, आप लोगों ने कहा था ना कि मैं कढ़ी चावल बहुत अच्छा बनाती हूँ, इसलिए अब मैं कढ़ी चावल का ही स्टॉल खोलूंगी। लेकिन बहू, पैसे उसके लिए बहुत सारे लगेंगे, ये तू भी जानती है। हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो हम उसके लिए पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? आंचल की बात सुनकर पल्लवी अपने बक्से के पास जाती है और उसमें से एक सोने की चेन निकाल कर लाती है। माँ जी, ये मेरी माँ ने मुझे बचपन में दी थी, इसे मैंने आज तक संभाल कर रखा हुआ था कि अगर हम पर कोई अचानक मुसीबत आ पड़ी तो इसे बेचकर हम सब उस मुसीबत का सामना कर सके। लेकिन बहू, ये चैन तो तेरी माँ की आखिरी निशानी है। हाँ माँ जी, लेकिन ये आप लोगों से बढ़कर नहीं है। इतना कहकर पल्लवी उस सोने की चेन को ले जाकर सुनार की दुकान पर बेच देती है, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। उन पैसों से वो कढ़ी चावल का स्टॉल लगा लेती है। कढ़ी चावल ले लो, कढ़ी चावल, घर का बना हुआ कढ़ी चावल। 1 प्लेट कढ़ी चावल दे दो। ये लीजिए आपके कढ़ी चावल। अरे वाह, ये कढ़ी चावल तो बहुत ही मजेदार है। इससे पहले, वाह भाई वाह, मैंने इससे अच्छे कढ़ी चावल आज तक नहीं खाए। पल्लवी के हाथ के बने हुए कढ़ी चावल कुछ ही दिनों में पूरे मार्केट में फेमस हो जाते हैं। हर कोई पल्लवी के हाथ के बने हुए कढ़ी चावल को खाने के लिए दूर दूर से आने लगा था। धीरे धीरे पल्लवी के घर की परेशानी दूर होने लगी थी, लेकिन पल्लवी के साथ इतना सब कुछ अच्छा होता है देख पल्लवी की जेठानी मधु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो पल्लवी से जलने लगती है, जिस वजह से वो उसकी बनाए हुए कढ़ी चावल में बहुत सारा नमक डाल देती है। देखती हूँ ये कढ़ी चावल कैसे बचेगी। अब जब सब लोग ये नमक वाले कढ़ी चावल खाएंगे और जो उसकी बेइज्जती होगी उसे तो देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। मधु इतना बोलकर जा ही रही होती है कि तभी मधु का एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से मधु का बहुत सारा खून बह जाता है। सभी लोग मधु को हॉस्पिटल लेकर आ जाते हैं। जैसे ही मधु के ससुराल वालों को ये सारी बात पता चलती है तो वो सब लोग भी भागे भागे हॉस्पिटल आ जाते हैं। डॉक्टर, मेरी पत्नी तो ठीक है ना? उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? देखिए, एक्सीडेंट में उनका बहुत ज्यादा खून बह चुका है। हमें उन्हें जल्दी से जल्दी खून चढ़ाना होगा, वरना उनकी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर, तो आप मेरा खून ले लीजिए, लेकिन मेरी पत्नी को बचा लीजिए। देखिए, ऐसा नहीं होता है। खून चढ़ाने के लिए आपस में 2 लोगों का ब्लड ग्रुप मैच होना जरूरी है। हमें आप सबका ब्लड ग्रुप चेक करना होगा। अगर आप में से किसी का भी ब्लड ग्रुप मधु से मिल जाता है तो आप उन्हें अपना खून दे सकते हैं। डॉक्टर के कहने पर सारा परिवार एक एक करके अपना ब्लड ग्रुप चेक कराता है, जिसके बाद सबको पता चलता है कि मधु से पल्लवी का ब्लड ग्रुप मैच हो गया है। मधु के इतना सब कुछ करने के बाद भी पल्लवी बिना कुछ सोचे समझे अपना ब्लड मधु को डोनेट कर देती है, जिसके बाद मधु की हालत में काफी सुधार आ जाता है। मधु के होश में आते ही सारा परिवार मधु से मिलने के लिए जाता है। जब मधु को सारी चीजों के बारे में पता चलता है तो उसे अपनी गलती पर बहुत ज्यादा पछतावा होता है और वो पल्लवी से माफी मांगती है। पल्लवी, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें हमेशा तुम्हारे काले रंग के लिए ताने दिए, तुम्हें परेशान किया, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने आज मेरी जान बचाई। माँ जी ने सही कहा था कि तू बहुत पछताएगी और मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई है। अगर आज तुम ना होती तो शायद मैं नहीं बच पाती। मधु को अपनी गलती का एहसास हो जाने पर सारा परिवार मधु को माफ कर देता है, जिसके बाद पल्लवी अब दोबारा से अपना कढ़ी चावल का बिजनेस शुरू कर लेती है। अब पल्लवी के साथ साथ पल्लवी की जेठानी मधु भी उसका साथ देती है और देखते ही देखते कुछ ही समय में वो एक स्टॉल से एक रेस्टोरेंट खोल लेती है और खुशी खुशी सबके साथ मिलकर जीवन जीती है।